हाँ जी। तो फिजिक्स का क्लास शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था, हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आइडिया है कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, उनके बारे में पढ़ना शुरू किया था। क्या होते हैं कंजर्वेटिव फोर्स और क्या होते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, उनके बारे में अपन पढ़ रहे हैं, उनके बारे में हम जान रहे हैं। तो जैसा कि हमने देखा था, जैसे मैं आपको स्क्रीन शेयर करके पहले वाले जो नोट्स थे उनको एक बार रिकैप कर लेते हैं। हम एक बार नोट्स का रिकैप कर लेते हैं। जैसे ये हमने देखा था, ठीक है, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्स तो कौन से होते हैं, जिसमें द फोर्स फॉर विच वर्क डन डू नॉट डिपेंड अपॉन पाथ आर कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये तो किसका डेफिनेशन है, कंजर्वेटिव फोर्स का है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। जैसे इसके एग्जाम्पल होते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। तो ये किसके एग्जाम्पल है, ये कंजर्वेटिव फोर्सेस का एग्जाम्पल है। अपन और थोड़ा आज इलोबरेट करेंगे और थोड़ा इसमें सीखेंगे कि किस तरह से कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। तो हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि कंजर्वेटिव फोर्सेस में वर्क डन जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पे वर्क डन जो है वो पाथ पे डिपेंड करता है। जैसे फ्रिक्शन फोर्स, ड्रैग फोर्स, अभी अपन लेने वाले हैं इसको कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में, ठीक है। लेकिन जो फ्रिक्शन फोर्स हो गया, ड्रैग फोर्स हो गया, फ्रिक्शन में आप देखो यहाँ से यहाँ तक आओगे, यहाँ से यहाँ तक आ रहे हो, तो फ्रिक्शन में क्या हो रहा है, जितना ज्यादा लंबा पाथ होगा उतना ही ज्यादा एनर्जी खर्च होगी, और उतनी ज्यादा एनर्जी खर्च होगी तो फिर वर्क डन भी हमारा उतना ही ज्यादा लगेगा, कम लगेगा। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो नॉन कंजर्वेटिव होता है, लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सारे कंजर्वेटिव होते हैं। अब आगे अपन पढ़ेंगे, आगे में और एक डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं और उन डिफरेंशिएशन को और ज्यादा अच्छे से समझते हैं कि कैसे कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क करते हैं। तो एक टेबल बनाते हैं, उस टेबल में मैं आपको दोनों में डिफरेंस करते हुए आपको बताऊंगा। जैसे एक टेबल ले लेते हैं, लेट्स टेक ए टेबल। एक साइड तो मैं कंजर्वेटिव फोर्स ले लेता हूं और दूसरी साइड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस ले लेते हैं। एक साइड तो ले लिया कंजर्वेटिव फोर्सेस, यानी कि संरक्षित बल, और दूसरी साइड ले लेते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, असंरक्षित बल, ठीक है। तो पहला जो डिफरेंशिएशन है कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव में, पहला डिफरेंस क्या है कि कंजर्वेटिव फोर्सेस जो होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस, इसमें वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। पहला तो मैं सिस्टमेटिकली सारे डिफरेंस एक बार बता देता हूं, फिर उनको एक्सप्लेन करते हैं। वर्क डन डू नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, डिपेंड अपॉन द पाथ, ठीक है। किया गया कार्य चयन किए गए मार्ग पर निर्भर नहीं करता। कोई भी आपने मार्ग लिया, कोई पाथ लिया, तो आपका जो वर्क डन होगा वो उस पाथ पे डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो ये चीज ध्यान में रखनी है, वर्क डन डू नॉट डिपेंड अपॉन पाथ। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव में क्या होता है, वर्क डन डिपेंड अपॉन पाथ, वर्क डन डिपेंड अपॉन पाथ, ठीक है। नॉन कंजर्वेटिव में जो किया गया कार्य है वो मार्ग पर या फिर रास्ते पर निर्भर करेगा। जैसे और भी एग्जाम्पल इसके लेते हैं। जो दूसरा है, दूसरा इसका डिफरेंस वो क्या कहता है कि एक राउंड ट्रिप में किया गया कार्य जीरो होगा। जैसे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट कोई बी है। इस ए से बी तक आने के कई सारे ऑप्शन है अपने पास। मान लो एक तो सीधा सीधा आ गए, एक ऐसे घूम के आए, और एक इस तरह से आए और घूम के,
एक इस तरह से घूम के आए, ऐसे, है ना। तो अपने पास कई तरह के विकल्प हैं, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो अगर हम कंजर्वेटिव फोर्स के साथ चलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स के इन्फ्लुएंस में चलते हैं, तो ये जो वर्क डन है डिफरेंट डिफरेंट, मान लो ये 5 रास्ते हमने चूज किए। तो कंजर्वेटिव के केस में तो वर्क डन डू नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, यानी कि W1 जो होगा वो W2 के बराबर होगा, और W3 के भी बराबर होगा, और W4 के भी बराबर होगा, और W5 के भी बराबर होगा। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव के केस में जो W1 होगा वो W2 के बराबर नहीं होगा, ना ही W3 के, और ना ही W4 के, और ना ही W5 के बराबर होगा। यानी कि जो पांचों ऑप्शंस होंगे उसमें अलग अलग हमें वर्क डन मिलेगा, ठीक है। अब देखो, जैसे मैंने कंजर्वेटिव फोर्सेस और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में कंजर्वेटिव फोर्स का एक और एग्जांपल बताया था, जैसे ग्रेविटेशन फोर्स हो गया। तो ग्रेविटेशन फोर्स कैसा होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। और ग्रेविटेशन फोर्स को और इलोबरेटली समझने के लिए मान लो मैं अर्थ और सन और अर्थ, या फिर मून और अर्थ का केस लेता हूँ। जैसे मान लो ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ हो गया, और अर्थ के चारों ओर चक्कर निकालता है मून। तो मैंने ले लेता हूँ मान लो यहाँ पे मून, ठीक है। तो मून और अर्थ के बीच में जो फोर्स होता है वो ग्रेविटेशन फोर्स होता है, इस तरफ, ठीक है। ये तो है अर्थ और ये है मून, ठीक है। तो यहाँ पे जो अर्थ होती है मून को किस फोर्स के से अट्रैक्ट करती है, ग्रेविटेशन फोर्स से। यहाँ पे जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो कैसा फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स है, जो कि यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है। ये क्या कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करता है, गुरुत्वाकर्षण बल। अब देखो मून यहां से चल के मान लो यहाँ पे आ जाए, यहां से चल के मान लो यहाँ पे ले आता हूँ मून को मैं, तो उस केस में अगर आप ग्रेविटेशन फोर्स की डायरेक्शन देखो तो ये क्या हो जाएगी, क्या इस तरफ नहीं होगी, होगी ना। तो इसमें आप क्या समझते हो कि मून की कोई भी अगर परिस्थिति हो, कोई भी स्थिति हो, हर स्थिति में मून को अर्थ अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट कर रही है नहीं कर रही है। अब हम कह सकते हैं कि मून जो है, चंद्रमा जो है, वो अर्थ के सेंटर की ओर अट्रैक्ट हो रहा है, चाहे वो किसी भी पोजीशन पे हो। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट हम समझ सकते हैं, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि एट एवरी पॉइंट, एट एवरी पॉइंट, एट एवरी पॉइंट, direction of force on moon is towards the center, is towards the center of earth, center of earth। ये हम पॉइंट समझ सकते हैं कि हर एक बिंदु पर चंद्रमा पर लगने वाले बल की दिशा पृथ्वी के केंद्र की ओर है। ये देखो पृथ्वी का क्या हो गया, सेंटर हो गया, ठीक है। तो ऐसा है ना, सेंटर की ओर है, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल ग्रेविटेशन फोर्स है। यहाँ पे हम ग्रेविटेशन फोर्स को एज ए एग्जांपल समझते हैं। ग्रेविटेशन फोर्स, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। और आप देखिए यहाँ से यहाँ तक जो वर्क डन है वो क्या हो गया, जीरो हो गया। क्यों, क्योंकि देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 90 डिग्री है। ऐसे भी समझ सकते हो, हमने पढ़ा भी था। जैसे डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है इस केस में, क्या डिस्प्लेसमेंट इस साइड नहीं हो रहा और फोर्स सेंटर की तरफ है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 90 डिग्री है। तो इस पूरे राउंड ट्रिप में जो वर्क डन होता है ग्रेविटेशन की वजह से, जो ग्रेविटेशन की वजह से वर्क डन आएगा, वो क्या हो रहा है यहाँ पे, जीरो ही तो है। तो वर्क डन जीरो है, पूरे राउंड ट्रिप में भी जीरो होगा। और यहाँ से आप ऐसे भी समझ सकते हो, यहाँ से जब यहाँ तक आएगा तो नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क डन भी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल हो गया ग्रेविटेशन, और इसमें एग्जाम्पल क्या है, फ्रिक्शन फोर्स। इसमें एग्जाम्पल क्या लिया हमने, फ्रिक्शन फोर्स। इस फोर्स का एग्जाम्पल क्या हो गया, फ्रिक्शन फोर्स हो गया नॉन कंजर्वेटिव में। क्योंकि देखो यहां से यहां तक आप मान लो, आप खुद का ही एग्जाम्पल ले लो, कोई
रफ जमीन है, खुरदरी जमीन है, उसमें आप किसी बड़े ब्लॉक को खिसकाते हो, तो आप छोटी दूरी में खिसका रहे हो, बड़ी दूरी में खिसका रहे हो, तो आपको हर पाथ पे वर्क डन अलग अलग करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हर पाथ में जो एनर्जी का खर्चा होगा वो अलग अलग होगा। तो छोटे पाथ में एनर्जी कम खर्च होगी, बड़े पाथ में ज्यादा खर्च होगी। तो यहाँ पे पाथ पे डिपेंडेंट है वर्क डन। जैसे फ्रिक्शन फोर्स में आप अलग अलग अगर रास्ते चूज करते हो तो आपको अलग अलग एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। अब देखो, अगर मैं फ्रिक्शन की बात करूं और ग्रेविटेशन की बात करूं, तो ग्रेविटेशन में तो पाथ पे डिपेंड करता है, शॉर्टेस्ट पाथ में जीरो जाएगा और पूरी राउंड ट्रिप में वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। लेकिन इस केस में राउंड ट्रिप में वर्क डन जीरो नहीं होगा। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि जो आपका कंजर्वेटिव फोर्स है उसमें जो राउंड ट्रिप होगी, यानी कि पूरा अगर घुमाएंगे हम, एक चक्कर लगा लेंगे राउंड ट्रिप में, वर्क डन क्या आएगा? जीरो। तो वर्क डन इन कंप्लीट राउंड ट्रिप विल बी जीरो। वर्क डन इन कंप्लीट राउंड ट्रिप, कंप्लीट राउंड ट्रिप विल बी जीरो। ठीक है, राउंड ट्रिप का मतलब क्या हो गया? एक पूरा अगर चक्कर लगाए ना, जैसे ए भी वहीं पे है और बी भी वहीं पे है, तो उस केस में जैसे यहीं पे भी ए है और कोई पार्टिकल यहाँ से मान लो यहाँ तक घूम के वापस उसी पॉइंट पे आ जाता है राउंड ट्रिप लगा के, मान लो बी भी यहीं पे है, तो इस पूरे प्रक्रिया में वर्क डन क्या होगा? जीरो हो जाएगा। लेकिन इस केस में क्या होगा? वर्क डन जीरो नहीं होगा, क्योंकि वर्क डन होते ही कहाँ पे खर्च हो रहा है? वो एज ए हीट में खर्च होता जा रहा है। जैसे फ्रिक्शन वाला केस लें, तो यहाँ से यहाँ तक राउंड ट्रिप अगर मान लो कोई लगाए, तो वो हर मोमेंट पे क्या हो रहा है? हीट खर्च हो रही है, हीट खर्च हो रही है, तो राउंड ट्रिप में वर्क डन जीरो नहीं होगा। तो वर्क डन is not zero in round trip। ठीक है, तो राउंड ट्रिप में वर्क डन जीरो नहीं होता, पूर्ण चक्र में किया गया कार्य शून्य नहीं होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में। तीसरा पॉइंट देखिए, इस पॉइंट में मैं जैसे बता रहा था कि मून पे लगने वाला जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या है? हमेशा सेंटर की ओर है ना? एक मिनट अभी बताते हैं। मून पे लगने वाला जो वर्क डन है उसकी डायरेक्शन क्या है? सेंटर की ओर है हमेशा। तो यहाँ पे जो कंजर्वेटिव फोर्सेस है उनका नेचर सेंट्रिक होता है। मैं अभी पूरे सारे पॉइंट्स एक बार लिख दूं, उसके बाद में सभी को कनेक्ट करते हुए एक बार और एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है देवांशु? तो एक बार मैं सारे पॉइंट्स को कनेक्ट कर देता हूँ, उसके बाद में आई विल एक्सप्लेन अगेन कि ये सारे किस तरह से पॉइंट कनेक्टेड है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कंजर्वेटिव फोर्सेस जो है उनका नेचर सेंट्रिक होता है। these forces have these forces have centric nature। मतलब इसमें फोर्सेस क्या होते हैं? सेंटर की ओर, यानी कि केंद्र की ओर लगते हैं। इन बलों की प्रकृति केंद्रीय होती है और ये नॉन सेंट्रिक फोर्सेस होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। these forces are non centric in nature। ठीक है, ये बल प्रकृति में अकेंद्रीय होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव होते हैं। अब देखो, जो नेक्स्ट डिफरेंस बता रहा हूं, नेक्स्ट डिफरेंस से आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं अर्थ की बात करता हूं, मान लो ये कोई अर्थ लिया, अर्थ का सरफेस है ये मान लो एक अर्थ का सरफेस लिया, ऐसे इस तरह से मान लो अर्थ का सरफेस है। हम्म, अर्थ का सरफेस है और मान लो मैं यहां से किसी ब्लॉक को उठा के ऊपर की ओर ले जा रहा हूं। यहाँ से कोई ब्लॉक उठाया और उसको ऊपर की ओर लेके जाना है। जैसे ये ब्लॉक लिया और इसको उठा के ऊपर की ओर लेके गए, ऐसे।
तो ऊपर की ओर मान लो इसको h हाइट तक लेके जाते हैं, यहाँ से मान लो h हाइट तक लेके गए, तो h हाइट तक लेके जाने में जो वर्क डन होगा वो कितना हो जाएगा, या फिर इसका जो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी है, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी वो कितना होता है, mgh होता है। ये आपने थोड़ा सा पहले 9th-10th में कभी पोटेंशियल एनर्जी का अगर जिक्र हुआ हो या फिर वर्क डन का जिक्र हुआ हो, तो mgh ये क्या होता है, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये ब्लॉक जब यहाँ पे पहुंच जाएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में गेन कितना आ जाएगा, mgh आ जाएगा, यहाँ तक आएगा तब। ठीक है, अब देखो mgh गेन आ गया यहाँ तक आने में, यहाँ तक लाए तो इसने पोटेंशियल एनर्जी में गेन कितना आ गया, mgh। और क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये भी समझिए बात को। क्योंकि देखो इस पे जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन तो क्या है, नीचे की ओर है। जो mg फोर्स है वो तो नीचे की ओर लग रहा है, mg फोर्स तो नीचे की ओर लग रहा है। और हम डिस्प्लेसमेंट हमने कितना लिया है, h का डिस्प्लेसमेंट लिया है, तो mg तो नीचे की ओर, h डिस्प्लेसमेंट है। तो इस ब्लॉक को यहाँ से यहाँ तक लाने में जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, mgh होगा। यहाँ से यहाँ तक इस ब्लॉक को लेके आते हो तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, mgh वर्क डन ही तो करना पड़ेगा। अब देखो इसको अगर हम छोड़ दें यहाँ पे, मान लो यहाँ पे लाके छोड़ते हैं तो ये अपने आप फ्री फॉल करेगा। अगर इसको छोड़ दिया जाए अपने आप से ही, तो ये अपने आप नीचे फ्री फॉल करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, और जब ये अर्थ पे टकराएगा तो इसके पास कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी होगी यानी कि अगर मैं इसका मास m लेता हूँ, ये m लेता हूँ, तो यहाँ पे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी मान लो mgh। ठीक है, लेकिन जब ये अर्थ पे आके घिरेगा तो उस समय इसके पास काइनेटिक एनर्जी कुछ हो जाएगी, हाफ mv²। हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। तो यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हो कि जैसे इसको यहाँ से लेके यहाँ लेके गए और यहाँ से वापस यहाँ तक लेके आते हैं, मान लो यहाँ से यहाँ तक लेके गए, तब तो हमने इस पे एक वर्क डन किया mgh, जो कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। कैसे, mgh में। जब इसको छोड़ा तो ये वापस ब्लॉक नीचे आ गया, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² में कन्वर्ट हो गई। तो अगर मैं मान लो इसको यहाँ पे छोड़ता नहीं, यहाँ से उसको उठाया यहाँ तक लेके गया और वापस यहाँ से नीचे ले आया, तो मान लो मैं ऊपर ले जाने में mgh वर्क डन किया, तो वापस ये नीचे आते समय इस पे वर्क डन जो होता वो mgh माइनस का हो जाता, नेगेटिव हो जाता। तो प्लस और माइनस के mgh वाले जो वर्क डन है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। या फिर ऐसे समझिए जैसे ब्लॉक को ऊपर उठा रहे हैं तो mgh वर्क डन किया, और जब ब्लॉक को छोड़ेंगे तो हाफ mv² के फॉर्म में वर्क डन क्या हो गया, वापस रिकवर्ड हो गया। तो वर्क mgh हुआ, mgh से वापस वो हाफ mv² में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह के जो कंजर्वेटिव फोर्सेज होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें जो वर्क है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, या पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी वापस पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, इस तरह से कन्वर्ट होती रहती है। ठीक है, जैसे यहाँ से मान लो मैं v वेलोसिटी से ऊपर फेंकता, मान लो v वेलोसिटी से ऊपर फेंकता तो इनिशियली कितनी दे रहा होता, हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी दे रहा होता। तो हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे आता तो यहाँ पे ये आके रुक जाता थोड़ी देर के लिए, तो जो भी हाफ mv² थी वो mgh में कन्वर्ट हो गई, और वापस फिर mgh क्या होगी, नीचे आते आते हाफ mv² में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आपने जितनी हाफ mv² ऊपर दी थी, जब वो वापस नीचे आएगा तो उतनी ही हाफ mv² वापस उसकी नीचे आएगी। तो यहाँ से यहाँ तक आने में उसकी एनर्जी में तो कोई भी लॉस नहीं हुआ ना। आप सोच के देखिए, मान लो यहाँ से 50 जूल आपने ऊपर की ओर इसको फेंका, 50 जूल मान लो काइनेटिक एनर्जी दी, तो पहले काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, फिर पोटेंशियल एनर्जी वापस नीचे आते समय काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो जब नीचे आएगा तो जिस वेलोसिटी से फेंका था v से, वापस उसी वेलोसिटी v से सामने आ रहा है ना वापस। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे हाफ mv² से फेंका था और वापस किससे आ रहा है, हाफ mv² से ही आ रहा है। यानी कि ये राउंड ट्रिप हो गई, ये पूरा चक्कर लगा लिया ना, जैसे गया और वापस आ गया उसी पोजीशन पे, तो ये पूरा राउंड ट्रिप हो गया। तो राउंड ट्रिप हो गया तो आपने हाफ mv² ही दिया था, लेकिन आपको हाफ mv² वापस मिल गया। इसका मतलब क्या है, क्या है, कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, लॉस नहीं हुआ, या फिर कोई भी वर्क डन एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ा। आपने तो भाई 50 जूल दिया था, अभी भी यहाँ पे जब आया तब भी इसके पास 50 जूल है, यानी कि 50 जूल का कोई ओवरऑल नेट खर्चा तो हुआ ही नहीं। तो ओवरऑल नेट अगर खर्च नहीं हुआ तो कोई वर्क डन ही नहीं हुआ। तो पूरी राउंड ट्रिप में क्या हो गया, वर्क डन जीरो हो गया।
ये बात समझ में आई क्या? ये राउंड ट्रिप क्या है? ये राउंड ट्रिप है यहाँ से यहाँ तक, जैसे यहाँ से पहले ऊपर गया और ऊपर से वापस नीचे आ गया, ठीक है। तो ये राउंड ट्रिप हो गई एक तरह से। तो इस राउंड ट्रिप में क्या हो गया, वर्क डन 0 हो गया, अपन ऐसे इसको ले सकते हैं। आई बात समझ में? आपने मान लो 50 जूल का एनर्जी अगर एज ए काइनेटिक एनर्जी दिया है ऊपर भेजने के लिए, तो जब ये वापस ऊपर जाके थोड़ी देर रुकेगा मिली सेकेंड के लिए, माइक्रो सेकेंड के लिए, फिर वापस जब जमीन पे आएगा तो उतनी ही वेलोसिटी से जमीन पे वापस हिट करेगा, तो उस समय उसके पास उतनी ही काइनेटिक एनर्जी होगी जितनी आपने इनिशियली दी थी। तो काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस नहीं हुआ, यानी कि आपको एक्स्ट्रा वर्क तो एक्स्ट्रा आपकी जो एनर्जी दी थी वो कहीं खर्च ही नहीं हुई, खर्च ही नहीं हुई तो आपने वर्क डन कैसे कर दिया? तो नेट वर्क डन तो क्या हो गया इस केस में, 0 हो गया। लेकिन अगर मान लो जमीन पे बात करें, जमीन पे कोई मैं ब्लॉक फेंकता हूं, जैसे ये ग्राउंड ले लिया, ग्राउंड के केस में जैसे ये ग्राउंड है और यहाँ पे कोई मान लो ब्लॉक है, उसे अपन को स्लाइड कराना है या फेंकना है। मान लो ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक को मैं आगे की ओर स्लाइड करता हूँ, धक्का देता हूँ। तो देखो धक्का दूंगा तो पहली बात तो धक्का दूंगा तो धक्का देने के बाद में ये यहाँ से निकल के यहाँ तक जब पहुंचेगा, आगे तक जब पहुंचेगा, यहाँ पे मान लो पहुंचता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब पहुंचेगा तो पहुंच के रुक जाएगा, तो रुक जाएगा तो मान लो मैंने v वेलोसिटी दिया, तो इसको मास अगर m है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी दी थी हमने, हाफ mv² दी थी। तो यहाँ से यहाँ तक मान लो डिस्प्लेसमेंट d लिया इसने, पर यहाँ पे आके इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है। तो फ्रिक्शन क्या कर रहा है, इस काइनेटिक एनर्जी जो हाफ mv² है इसको पूरा का पूरा खत्म कर दे रहा है, और यहाँ पे हाफ mv² 0 हो गया, वेलोसिटी 0 हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का खत्मा किसने कर दिया? कौन खा गया काइनेटिक एनर्जी को? फ्रिक्शन खा गया। और एक बात और देखो, यहाँ पे तो आपने जब ऊपर की ओर हाफ mv² एनर्जी देके फेंका, तो जब वापस आपके हाथ में आई बॉल या ब्लॉक कुछ भी है, तो वो वापस भी हाफ mv² लेके आई। लेकिन अगर फ्रिक्शन के इन्फ्लुएंस में आप फेंकते हो, ये फ्रिक्शन के इन्फ्लुएंस में अगर फेंकते हो, तो वापस काइनेटिक एनर्जी मिलती है क्या? खत्म हो गई ना। वही काइनेटिक एनर्जी जो हाफ mv² दिया था, वो सारा का सारा यहाँ पे आने पे क्या हो गया, खत्म हो गया, है ना। तो यहाँ पे वो खत्म कैसे हुआ? इन फॉर्म ऑफ हीट खत्म हो गया ना। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट। तो हीट के फॉर्म में क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो गया। किस केस में? जब फ्रिक्शन के इन्फ्लुएंस में हम किसी ऑब्जेक्ट का मोशन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बात समझ में आती है कि अगर हम मोशन कंजर्वेटिव फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में देखते हैं, तब तो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस नहीं होता है, वैसी की वैसी रहती है। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी में और पोटेंशियल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने को हम एक लॉ बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, ठीक है। एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन वाला लॉ अप्लाई होता है कौन से केस में? कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में, लेकिन नॉन कंजर्वेटिव में अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ अप्लाइज, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाइज, ठीक है। यानी कि यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम लगता है, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण रहती है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ ऑफ, है ना, लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाइज, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम आरोपित होता है। लेकिन यहाँ पे लॉ ऑफ लॉ ऑफ लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन डू नॉट अप्लाई, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन डू नॉट अप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का नियम अप्लाई नहीं होता, कौन से केस में? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में और क्या ले सकते हैं नॉन कंजर्वेटिव में?
जो वर्क है वो एज ए हीट लॉस हो जाता है, हीट में लॉस होता है, तो लॉस ऑफ वर्क एज हीट, यहाँ पे एक पॉइंट और हो जाएगा, लॉस ऑफ वर्क एज हीट। तो वर्क का हीट के फॉर्म में लॉस हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई लॉस नहीं होता है, नो लॉस ऑफ वर्क इन हीट। तो यहाँ पे वर्क का लॉस हीट के फॉर्म में नहीं होता है। तो सारे पॉइंट्स देखो हम समझ सकते हैं कि वर्क डन डू नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, वर्क डन जो है पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। कौन से केस में? कंजर्वेटिव फोर्स में। नॉन कंजर्वेटिव में वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है। एग्जाम्पल ग्रेविटेशन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, पूरे कंप्लीट राउंड ट्रिप में वर्क डन 0 रहता है, इसमें राउंड ट्रिप में वर्क डन 0 नहीं रहेगा। कंजर्वेटिव फोर्सेस की सेंट्रिक नेचर होती है, लेकिन इनका नॉन सेंट्रिक नेचर होता है। यहाँ पे लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई होता है, यहाँ पे लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई नहीं होता है। यहाँ पे कोई भी हीट में लॉस नहीं होता, लेकिन यहाँ पे हीट में लॉस होता है। ठीक है, जैसे और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे स्प्रिंग फोर्स की बात करें, स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? एक स्प्रिंग के अंदर लगने वाला फोर्स। जैसे स्प्रिंग होती है कोई, एक मान लो रिजिड एंड है यहाँ पे, और यहाँ पे हमने कोई स्प्रिंग लगा रखी है, मान लो ये कोई एंड है और यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा रखी है इस तरह से। तो स्प्रिंग फोर्स आप सोच के बताइए कि स्प्रिंग फोर्स कैसा फोर्स होगा। ठीक है, ये कोई मास का ऑब्जेक्ट है, मान लो यहाँ पे इस स्प्रिंग के ऊपर लगा रखा है, और इसे मान लो आगे पीछे हम मूवमेंट करवाते हैं। ऐसा कुछ सिनेरियो है, तो इसे अगर मान लो आगे पीछे मूवमेंट देते हैं, इधर एक्सटेंड किया, तो यहाँ पे स्प्रिंग के अंदर कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, फिर छोड़ेंगे तो इधर कुछ वेलोसिटी गेन करेगा, ये वाइब्रेट करने लगेगा, ऑसिलेशन करने लगेगा। तो यहाँ पे आप सोच के बताइए, स्प्रिंग फोर्स जो है या स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स जनरेट होता है, क्या वो कंजर्वेटिव होता है या नॉन कंजर्वेटिव होता है? तो इसका क्या जवाब दे सकते हो, बताइए। स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स होगा वो कंजर्वेटिव होगा या नॉन कंजर्वेटिव होगा? जवाब देखते हैं क्या है मैसेज में। कंजर्वेटिव देवांशु ने बताया, बिल्कुल सही। तो ये कैसा फोर्स होगा? क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे अगर आप इसको खींचते हो तो आपने पोटेंशियल एनर्जी डेवलप कर दी, है ना। सौम्य बादू ने भी कंजर्वेटिव, बहुत बढ़िया। तो इसको जब आप एक्सटेंड करोगे तब पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होगी, अगर छोड़ोगे तो पोटेंशियल एनर्जी वापस काइनेटिक एनर्जी में, फिर काइनेटिक एनर्जी वापस। जब ये कंप्रेस होगा तो कंप्रेशन में भी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होगी, फिर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ अप्लाई हो रहा है। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई हो रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी, क्या कि जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो भी कैसा होता है? कंजर्वेटिव टाइप का होता है। स्प्रिंग फोर्स इज ऑफ कंजर्वेटिव नेचर, कंजर्वेटिव नेचर। तो स्प्रिंग फोर्स भी जो है वो कैसा होता है? कंजर्वेटिव नेचर का होता है, संरक्षित प्रकृति का होता है। अब देखो और अच्छी अच्छी बातें हमें समझ में आने लगेगी, जैसे ग्रेविटेशन फोर्स है। तो ग्रेविटेशन फोर्स के केस में पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर पा रहे हैं ना। यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स के केस में पोटेंशियल एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी देखो mgh को हम क्या कर रहे हैं? डिफाइन कर पा रहे हैं ना। लेकिन क्या फ्रिक्शन फोर्स के लिए आपने कभी पोटेंशियल एनर्जी सुनी है? कि मान लो आपने किसी ब्लॉक को धक्का दिया, धक्का मान लो दिया, तो आपने कोई हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी दी, थोड़ी दूर जाके वो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई और अपने आप वापस पीछे की ओर आ गया। तो ऐसा केस आपने फ्रिक्शन फोर्स के लिए तो कभी नहीं सुना होगा। तो कहने का मतलब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये, कि जो
कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं उनके लिए हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं, पर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होती है। तो फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस पोटेंशियल एनर्जी is defined, but for non-conservative forces potential energy is not defined। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि संरक्षित बलों के लिए पोटेंशियल एनर्जी यानी कि जो स्थितिज ऊर्जा है उसे परिभाषित किया जा सकता है, पर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं की जा सकती, वो डिफाइन ही नहीं होती है। ठीक है, तो ये था कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में सारे पॉइंट्स। अब आपको कोई भी पॉइंट अगर थोड़ा सा भी क्लियर नहीं हुआ है तो अपन उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अब इसमें से कोई भी पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप पूछ सकते हो। कोई भी पॉइंट अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है तो आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। तो बताइए कौन सा पॉइंट आपको समझ में नहीं आया। नॉन कंजर्वेटिव का थर्ड पॉइंट देखते हैं। पहला हो गया, दूसरा अच्छा, वर्क डन इज नॉट जीरो इन राउंड ट्रिप, ये वाला पॉइंट क्या? वर्क डन इज नॉट जीरो इन राउंड ट्रिप, ये ओके। देखो राउंड ट्रिप में नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के केस में वर्क डन जीरो कैसे नहीं होता, इस पॉइंट को समझिए। जैसे मान लो मैं राउंड ट्रिप ले रहा हूं, ये राउंड ट्रिप ले लिया और ये कोई पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट ए हो गया और वापस यहीं पे ही हमें आना है, पॉइंट बी है। ये क्या हो गया, रफ सरफेस पे ये कोई पाथ है, पाथ ऑन रफ सरफेस। ठीक है, और यहाँ पे मान लो कोई ब्लॉक ले लिया हमने, इस ब्लॉक को मूव कराते हुए यहां से यहां तक लेके आएंगे ऐसे, और यहाँ पे फ्रिक्शन मौजूद है ना, क्योंकि फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव है तो मैं फ्रिक्शन का ही एग्जांपल ले रहा हूँ। फ्रिक्शन यहाँ पे क्या है, मौजूद है, तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो यहां से यहां तक आप लाओगे तो कोई फोर्स लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि फ्रिक्शन यहाँ पे लग रहा है पीछे की ओर, तो यहाँ पे फ्रिक्शन जो है वो लग रहा है, आप आगे की ओर लाओगे तो आप देखोगे कि आपके ब्लॉक के जो नीचे का हिस्सा है वो हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, इसमें गर्माहट आ जाएगी, है ना। तो आपने जो फोर्स अप्लाई किया है, इसको यहाँ से यहाँ तक लेके आए, है ना, यहाँ से यहाँ तक लेके आए, फिर यहाँ से मान लो यहाँ तक लेके आए, है ना, यहाँ से यहाँ तक लेके आए, फिर यहाँ से यहाँ तक लेके आए, तो हर स्टेप पे जो जो आप वर्क डन कर रहे थे वो क्या हो गया, जीरो हो गया। तो आप पूरा राउंड ट्रिप यहाँ से यहाँ तक इसको लेके आ जाओ भले ही, तो आप क्या कर रहे हो, फ्रिक्शन क्या कर रहा है, आपका एनर्जी खा रहा है। तो जब यहाँ से यहाँ तक लाओगे, वापस ए से चले और बी तक लाओगे, यानी पूरा राउंड ट्रिप लेके आओगे, तो फ्रिक्शन पूरी की पूरी एनर्जी खा चुका होगा जो आपने वर्क डन किया। यानी कि फोर्स जो है उसका जो किया हुआ कार्य है, जो वर्क है, वो कंजर्व नहीं हुआ। समझ रहे हो बात को, फोर्स के द्वारा किया गया कार्य कंजर्व नहीं हुआ, उसको फ्रिक्शन फोर्स के माध्यम से वो हीट के फॉर्म में खर्च हो गया। तो इस तरह से राउंड ट्रिप में वर्क डन क्या हो गया, फ्रिक्शन के फोर्स में जीरो नहीं होगा। ये अर्थ एंड मून वाले में यूज होगा। देखो अर्थ और मून वाले के केस में क्या है, वहां पे फ्रिक्शन फोर्स नहीं है ना, मून तो कहां पर है, वैक्यूम में है। ये राउंड ट्रिप क्या हो गई, ये अर्थ सरफेस पे हो गई। मान लो टेबल है, कोई टेबल पे ले रहे हैं हम ये राउंड ट्रिप, ये कोई टेबल है मान लो इस तरह की, उस टेबल पे हम राउंड ट्रिप ले रहे हैं। ये मतलब ये टेबल है या कोई सरफेस है, उस पे ये राउंड ट्रिप ली जा रही है ना। ये राउंड ट्रिप ऐसे सर्कुलर शेप की हो ये जरूरी नहीं है, ये ऐसे भी हो सकती है, ऐसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, यहाँ से आके यहाँ तक आ रहे हो, तो ऐसी भी कुछ हो सकती है, और राउंड ट्रिप है।
तो यहाँ पे वर्क डन लगेगा ही लगेगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन जो है एज ए एनर्जी को कंज्यूम करेगा, क्योंकि फ्रिक्शन जो है हीट के फॉर्म में एनर्जी खर्च कराएगा। तो यहाँ पे वर्क डन 0 नहीं होगा। आई बात समझ में? ओके। और बताओ, और कोई पॉइंट आपको कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव के बारे में क्लियर नहीं हुआ तो पूछ सकते हो। क्लियर है? ओके, नो डाउट। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ये होता है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो अभी अपनी क्लास का टाइम हो गया है, तो यहाँ से आगे अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे कल, और अभी 20 मिनट के बाद अपनी केमिस्ट्री क्लास शुरू हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।